सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का सेकंड पार्ट में बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर का नाम वन पार्टी डोमिनेंस है। अगर आप सभी लोगों को इससे रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो हमारे साथ ऐप पे जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट अपलोड है तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट आपको जब भी समझ में आएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे नोट्स, सारे डिटेल हिंदी और इंग्लिश में हमारे ऐप पे और टेलीग्राम ऐप पे अवेलेबल है। जरूर जाके विजिट करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं। देखो, हम लोगों ने देखा था कि 1952 के अंदर हमारे भारत देश के अंदर इलेक्शन कंप्लीट हो गया। और अगर हम 1952 से बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 1952 के अंदर एक अलग से इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। 1967 तक फर्स्ट थर्ड जनरल इलेक्शन, पहले 3 जनरल इलेक्शन की या आम चुनाव की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस ही जीत रही थी। बट कांग्रेस के जीतने के बहुत सारे रीजन हो सकते थे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैटर करता है वो समझने वाली बात क्या है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंडिया के अंदर 2 ही टाइप के इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर 2 टाइप के इलेक्शन कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं वही हम समझ रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद पूरे भारत के अंदर किस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर अगर हम कांग्रेस की सरकार की बात करें तो कांग्रेस सरकार काफ़ी लंबे समय तक थी, लेकिन फिर भी उस टाइम पीरियड पे ऐसी सरकारों ने जन्म लिया जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मतलब उस टाइम पीरियड पे भी ऐसा हो सकता है या नहीं। तो चुनाव के डिफरेंट मेथड थे इंडिया, क्योंकि उस टाइम पे पहला जनरल इलेक्शन कर रहा था। तो इलेक्शन करते समय इंडिया को बहुत सारी चीज़ों का देख रेख करना है, इसलिए इंडिया में 2 ही टाइप के इलेक्शन करवाए जा रहे थे उस टाइम पीरियड पे। पहला है FPTP सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते, और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। जिस बच्चे ने क्लास 11th हमसे पढ़ी होगी, क्लास 11th जो हमसे पढ़ी होगी, उस क्लास 11th के अंदर हमने पूरी तरीके से डिटेल्ड वाइज कंटेंट को समझाने की कोशिश करी है। इस डिटेल वाइज कंटेंट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। क्लास 11th की NCERT की बुक के अंदर इसके बारे में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी है। शॉर्टकट में बता दूँ, फर्स्ट पास दी पोस्ट का मतलब ये होता है ऐसा इलेक्शन जिसमें बहुत सारे रेस के घोड़े दौड़ रहे हैं, और उन सभी रेस के घोड़ों में से जो सबसे आगे आता है वो जीत जाता है। ठीक है, तो यह है FPTP सिस्टम, यानी कि आपके इलाके के अंदर 5 लोग कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जनता ने सभी को चुना है, लेकिन जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं, वोट प्राप्त हुए हैं, वो व्यक्ति जीत जाता है, और इसे ही जनरल इलेक्शन कहा जाता है। नॉर्मल सा है। अब उसके बाद यही सिस्टम पूरे भारत के अंदर जहां जहां पे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे वहां वहां पे इस सिस्टम को अपनाया गया, और इवन राज्यसभा के इलेक्शन में भी यही अपनाया गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वाले सिस्टम में राज्यसभा का जो इलेक्शन होता था उसमें यह वाला सिस्टम किया गया था। लेकिन आपको ये बता दूं, कम्युनिस्ट विक्ट्री इन द केरला, पूरे भारत के अंदर 1952 के अंदर पहली बार कांग्रेस पूरे भारत में देखने को मिली। पर पूरे भारत क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाने वाली पहली केरला विधानसभा थी, जो 1957 के इलेक्शन के अंदर MLA के चुनाव जीतती है। और MLA के चुनाव के अंदर आप देखोगे पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला इलेक्शन प्राप्त करने वाली कंट्री, जो पूरे भारत में तो कांग्रेस अलग चल रही है, बट केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि केरला की विधानसभा के अंदर पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI गवर्नमेंट की सरकार आई। टोटल कितनी सीटें थी दोस्तों? टोटल थी 132 सीटें। इन 132 सीटों में से हाफ में से एक ज्यादा अगर किसी भी सरकार को सीटें मिल जाती है तो ऑफ कोर्स वो व्यक्ति जीत जाता है। तो हाफ का मतलब 120 का हाफ हो गया 60, और 6 का हाफ हो गया 3, तो 63 सीटें जीतने की जरूरत थी। और 63 सीटों को जीतने के लिए 63 सीटें जीतने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीटें मिल चुकी थी। और 60 सीटें मिलने के बाद MS नंबूदरी पंत पहले लीडर बनते हैं, और वहां पर पहली मतलब टीम जो थी उन्होंने किसी से अलायंस बना ली। जैसे कि आप देख सकते हैं CPI यूनियन फ्रंट, CPI-M, और उसके बाद SSP यूनियन फ्रंट, 13 सीटें इनसे मिली, और इससे इन लोगों ने क्या कहते हैं पूरी तरीके से सीटें बना ली। इस तरीके से इन्होंने पहली बार 1957 के इलेक्शन में क्या किया, 1957 के इलेक्शन में सबसे पहली बार पूरे भारत में लेजिस्लेटिव असेंबली MLA की गवर्नमेंट CPI ये लोग लेके आते हैं। तो बहुत बड़ी अचंभे वाली बात है, और इसी वजह से मैं कह सकता हूँ EMS नंबूदरी पंत फॉर्म मिनिस्ट्री फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी का जो ये दौर रहा था बड़ा ही अच्छा रहा। डेमोक्रेसी को केरला में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चलाया। और ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी,
संविधान 365 तो 356 लागू किया जाता है और कम्युनिस्ट सरकार को खारिज कर दिया जाता है। अब ये जो 356 आर्टिकल है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। 356 आर्टिकल है स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार की वजह से केरला ने मतलब सीपीआई पार्टी ने जिसके साथ भी गठबंधन बनाया था वहां से वो गठबंधन टूट जाता है और टूटने के बाद इनकी सरकार गिर जाती है। और जैसे ही किसी स्टेट के अंदर सरकार गिरती है तो स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती है और वो है आपका कौन सा आर्टिकल, वो है आपका आर्टिकल 356 और यहाँ पे 356 लगाया गया और इसे प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स इमरजेंसी 352, 356, 360 तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। जब आगे वाले चैप्टर्स पढ़ोगे आप तो आपको वहां भी सीखने को मिलेगी कि इमरजेंसी के 3 टाइप होते हैं। मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा कि वहां पे किस किस टाइप के होते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट की सरकार पहली बार दुनिया के अंदर बनी थी और इतनी मजबूती से बनी थी और बहुत अच्छे काम कर रही थी, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक भारत के अंदर कांग्रेस का डोमिनेंस बना रहा। अब आपको क्या लगता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का डोमिनेंस सिर्फ भारत के अंदर रहा? क्या दूसरी कोई कंट्री ऐसी नहीं है कि जहाँ पे एक ही पार्टी का सिस्टम चलता हो? बहुत सारी ऐसी कंट्री, हमारे इंडिया के अंदर तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, दूसरे लोगों को इलेक्शन में खड़े होने का मौका दिया जाता है। पर बहुत सारी ऐसी कंट्री है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब मैं सोशलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, सिविक्स वाला पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से कंट्री में एक ही पार्टी चल रही है। चाइना एक एग्जाम्पल है, रशिया एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस कैसा है। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस। अगेन मैंने कहा ऐसा नहीं है। इस कंट्री में से चाइना, क्यूबा, सीरिया ये भी एक ऐसी कंट्री है जहां पर ऑफ कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ओनली सिंगल पार्टी टू द रूल द कंट्री। उसके बाद म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट और एटेनिया करके है, वहां पे भी वन पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एंड देन मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, वहां पे भी हमें वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन हमारी जो कांग्रेस, जो इंडिया की सबसे पहली पार्टी जो अपने डोमिनेंस को इतने लंबे समय तक चला रही थी, वो दूसरी पार्टियों से अलग थी। क्यों? क्योंकि हाँ, जो कांग्रेस ये बनी ये अकॉर्डिंग टू रूल बाय इलेक्शन आई। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जोर जबरदस्ती करके अपने आप को आज़ाद कराया, आगे बढ़ाया। इलेक्शन इन द कंडीशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ऑफ कोर्स इस कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और भारत उसका जीता जागता सबूत था। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने हर इलेक्शन को मैनेज करा जीतने में। जैसे ऑफ कोर्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो अफ्रीका के अंदर काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ को मैनेज कर पा रही थी। अगर आपको पता हो 1990 के बाद तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला पावर में आते हैं और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनती है और वो भी काफ़ी लंबे समय तक पावर में रहते हैं। रीज़न क्या है? जैसे हमारे इंडिया के अंदर कांग्रेस के लीडर ने पूरी तरीके से मतलब आंदोलन में पार्टिसिपेट करा और आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के बाद सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से चलाया, तो इसलिए जनता का बहुत अच्छी तरीके से भरोसा बन गया था इनका। ऐसे ही ये वो लोग थे जिन्होंने अफ्रीका के अंदर रंग भेद के खिलाफ लोगों को खड़ा किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि भैया देखो किस तरीके से क्या कहते हैं हमने मतलब आपका साथ दिया तो ऑफकोर्स आपको इलेक्शन में हमारा साथ देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन का अगर हम देखें तो भाई देखो कांग्रेस बहुत पहले से ही प्रेशर ग्रुप बनी हुई थी, उसमें एजुकेटेड प्रोफेशनल और कमर्शियल क्लास के लोग थे। अगर आप ए हुम की बात करो तो भाई कांग्रेस कमेटी बहुत टाइम पहले से 1885 के अंदर बन गई थी। इसमें पहले से ही क्लास कैटेगरी, पढ़े लिखे समझदार लोग थे। और कांग्रेस की अच्छी बात ये थी कि मास पार्टी मूवमेंट, ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे बड़े लेवल पर। सिविल डिसोबेंस मूवमेंट उसी का एक पार्ट है। इन्होंने बहुत सारे किसानों को, वर्कर्स को, स्पेशली इकोनॉमिक बैकवर्ड ग्रुप को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी थी, इसीलिए इतने लंबे समय तक टिक पाए। टॉलरेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फ्रैक्शन, दैट मीन्स इसके इन पार्टी के अंदर ये भी है कि इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्रिक्ट बैलेंस ऑलमोस्ट ऑल इशू। शुरुआती समय में जब भी सरकार बनी होगी तो ये सारे इश्यूज को बैलेंस करके चलती होगी। ये हर किसी को क्या कहते हैं कोशिश करती है कि टॉलरेंस करे, सहनशीलता करे। जो भी पार्टी के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं लीडर्स की, दूसरे लोगों की, उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो कोऑर्डिनेशन लाइक द कैरेक्टर स्ट्रेंथ द कांग्रेस, मतलब गठबंधन अगर कोई करना चाहता है, गठबंधन जैसे चरित्र में कांग्रेस को मजबूत किया। इट मीन्स दैट अगर आप कांग्रेस ने विभिन्न विचारधाराओं को संयोजित करा, अगर आप देखो तो कांग्रेस जो था वो
क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं था कि अपनी ही चलाता था, वो अलग अलग लीडर्स को भी जोड़ने की कोशिश करता था। तो हालांकि अभी सारी चीज़ें क्या कहते हैं, अपोजिशन मतलब अपोजिशन पार्टी फेस डिफिकल्ट टू फाइंड द आइडियोलॉजी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस। और ऑफ कोर्स इतने लंबे समय तक सरकार चल रही है तो वो अलग अलग थ्योरी पे, अलग अलग आइडियोलॉजी पे काम करती है। तो उस टाइम पीरियड पे इंटरनल डिस्टर्बेंस, पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, पार्टी से अगर कोई निकलना चाहता है तो उसको निकालने का सिस्टम, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जिस पहलू पे काम करना चाहिए सरकार को किसी पार्टी को, उन सभी चीज़ों पे पार्टी ने काम किया था। अब ये पहला फ्री एंड फेयर इलेक्शन है जो उस टाइम पीरियड पे हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे इस सरकार को हराने के लिए, हटाने के लिए बहुत सारी ऐसी पार्टीज बनी थी जो ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस को चैलेंज देने की कोशिश कर रही थी। अब वो कौन सी पार्टी होगी, कैसी पार्टी होगी, वो वीडियो के लेक्चर सीरीज में आगे पढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या चीज़ें नहीं होगी। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।